जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GSR क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के संवैधानिक विकास, जो कि राजनीतिक शास्त्र के टॉपिक है। तो ये हमारे एग्जाम यूपीएससी टाइप और शिक्षक और बिहार एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये हैंड राइटिंग है, अपने से बनाया हुआ नोट्स है। ठीक है, तो आप बेहतर समझिएगा। और इसमें वही फैक्ट है जो कि एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट देखिए, हम अगर बात करें संवैधानिक विकास की, तो याद रखिएगा, भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ वो दो चरणों में हुआ। पहला संवैधानिक विकास हुआ है कंपनी के शासन के अधीन, और दूसरा हुआ है क्राउन के शासन के अधीन। अगर बात करें कंपनी के शासन के अधीन, तो वह 1773 से लेकर 1858 तक चला। और क्राउन के शासन की बात करें तो 1858 से लेकर 1947 तक चला, जब तक देश आजाद नहीं हो गया। तो ठीक है, तो संवैधानिक विकास। तो देखिए, संवैधानिक विकास में जो पहला चरण है पढ़ेंगे हम कंपनी के शासन के अधीन, जो कि 1773 से 1858 तक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। चलिए देखिए, तो कंपनी के शासन के अधीन जो संवैधानिक विकास हुआ, उसमें से पहला जो एक्ट आया, तो वह है रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, मतलब शासन के लिए। तो पहली बार जो नियम जिसको कहें तो रेगुलेटरी एक्ट 1773 आया था। तो याद रखिएगा, रेगुलेटरी एक्ट 1773 के कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसमें से पहला फैक्ट है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, ये कहा गया। ठीक है, उसमें से बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही मुंबई और मद्रास के भी गवर्नर आएंगे। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो बना था, वो बना था वारेन हेस्टिंग। कौन बना? वारेन हेस्टिंग 1773 के रेगुलर एक्ट के तहत। देखिएगा, याद रखिएगा, रेगुलर 1773 के रेगुलर एक्ट के तहत ही केंद्रीय प्रशासन का आरंभ हुआ। केंद्रीय प्रशासन का आरंभ हुआ था। इन्हीं के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में। कब हुई? 1774 में, जिसकी प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनी थी एलिजाइन पे। कौन बनी थी? एलिजाइन। इसके अलावा अन्य न्यायाधीश थे रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टीफन सीजर और लिमेथियर। तो ये थे अन्य न्यायाधीश। अब देखिए, 1777 के बाद दूसरा जो एक्ट आता है, वो आता है पिट्स इंडिया एक्ट। क्या कौन आता है? पिट्स इंडिया एक्ट आता है। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, मतलब 1777 के बाद दूसरा एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। याद रखिएगा, इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ही दोहरी सरकार प्रणाली की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? दोहरी सरकार प्रणाली की शुरुआत हुई। इसमें दोहरी सरकार प्रणाली का मतलब दो खेमे, मतलब दोहरी सरकार प्रणाली के अंतर्गत एक वाणिज्य और एक राजनीतिक। तो वाणिज्यिक के जो देखभाल करते थे वे करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कौन करते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जबकि राजनीतिक मामले के व्यक्ति करते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कौन करते थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो देखिए, पॉइंट याद रखिएगा, फिर संजय 1784 के तहत ही दोहरी सरकार प्रणाली आई, जिसमें वाणिज्यिक और राजनीतिक आई। ठीक है, तो वाणिज्यिक में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, राजनीतिक में बोर्ड ऑफ कंट्रोल। याद रहा। अब देखिए, उसी के तहत पिट्स इंडेक्स 1784 में ही गवर्नर जनरल परिषद की संख्या जो है वह 4 से घटा कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। और याद रखिए, इसी एक्ट में कहा गया कि कंपनी के अधीन जो भी क्षेत्र है, उसको ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र कहा जाएगा। तो दो एक हम देखिए, दोनों की महत्वपूर्ण बातें देखिए जो आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक? अब देखिए आगे, देखिए अगला एक्ट हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1813। कौन पढ़ेंगे? चार्टर एक्ट 1813। तो देखिए, व्यापारिक एकाधिकार, याद इसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि व्यापारिक अधिकार जो कंपनी का है वो समाप्त कर देगा किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट 1773 के तहत। सॉरी, चार्टर एक्ट 1813 के तहत कर दिया गया। साथ ही अपवाद है कि चाय और चीनी के साथ इसको छोड़ दिया गया। अब देखिए, चार्टर एक्ट 1813। देखिए, चार्टर एक्ट 1813 का दूसरा पॉइंट है कि इन्हीं एक्ट के तहत कहा गया कि शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट याद रखिएगा इसका, चार्टर एक्ट 1817 का। इसी के तहत, इसी में कहा गया कि मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। तो मुक्त व्यापार की नीति किस एक्ट के तहत अपनाई गई थी? चार्टर एक्ट 1817 के तहत अपनाई गई थी। अब देखिए, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 चौथा एक्ट है। देखिए कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत कहा गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या कहलाएगा? भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। जिसके का पहला जो भारत का गवर्नर जनरल बना, वह प्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बना? प्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिक बने भारत का पहला गवर्नर जनरल। इन्हीं एक्ट के तहत पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? विधि आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1834 में। और इनके अध्यक्ष बने थे विधि आयोग के, पूछा जाता है प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
तो मेघालय बनी, कौन बना? मेघालय। न्याय और इसी के तहत चाय और जो चीनी और चाय के साथ जो व्यापार था उनको भी समाप्त कर दिया, पूरी तरह कंपनी के अधिकार को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ये तो 4 एक्ट थे जिसके महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बता दूं। अब देखिए अगला एक्ट, अगला एक्ट है चार्टर एक्ट 1858, 1853। चार्टर एक्ट 1853। देखिए इनके तहत कुछ 4 बातें याद रखनी। पहला बात याद रखनी, विधायी कार्य प्रशासनिक कार्यों से अलग हो गया। मतलब विधायी कार्य जो था वो प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया। किस एक्ट के? तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत। इन्हीं में कहा गया, इन्हीं एक्ट में कहा गया कि निर्देशक मंडल जो है उसकी सदस्य संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। तीसरा पॉइंट है कि भारत को सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति मिली। मतलब सिविल जो परीक्षाएं होती थी उनको भारतीय को जो है उनमें शामिल होने की अनुमति मिली 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। उसके बाद चौथा पॉइंट है इसका कि केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को अनुमति दी गई। मतलब चार्टर एक्ट 1853 के तहत ही केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को अनुमति दी गई। तो ये 4 पॉइंट याद रखना है आपको, चार्टर एक्ट 1855। देखते हैं अगला। अब देखिए हमारा जो शासन के अधीन जो शासन था, मतलब कंपनी के अधीन जो शासन था वो खत्म हो जाता। अब यही शुरू होगा हमारा क्राउन का शासन। क्राउन के शासन। अब देखिए क्राउन का शासन चलता है। तो इनके तहत अब देखो क्राउन का, अब देखिए क्राउन का जो शासन आता है उनके तहत जो पहला अधिनियम आया उसको हम कहेंगे भारत शासन अधिनियम, क्योंकि ऐसे भारत पे शासन चले। तो पहला भारत शासन अधिनियम कब आता है? 1858 में होता है। इनकी कुछ बात याद रखनी है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत शासन ब्रिटिश ताज के दिन हो गया। मतलब ब्रिटिश ताज के दिन हो गया किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। दूसरा पॉइंट है कि भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय बनाया गया। यहाँ भी देखिए पद चेंज हो गया। जब क्राउन का शासन आया तो भारत का गवर्नर जनरल को हटा के भारत का उसको क्या बना दिया? वायसराय बना दिया। इस तरह भारत का जो प्रथम वायसराय बना वो लॉर्ड कैनिंग बनी। कौन बने? लॉर्ड कैनिंग बने। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तीसरा पॉइंट है कि भारत के राज्य सचिव पद सृजित किए गए। क्वेश्चन डायरेक्ट है किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव पद निर्धारित किए गए? भारत के राज्य सचिव पद सृजित किए गए तो 1858। निर्देशक व नियंत्रक बोर्ड की समाप्ति कर दी गई। जो निर्देशक और नियंत्रक बोर्ड था उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इस अधिनियम के तहत भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। और देखिए अगला शासन है, अगला हम देखते हैं। देखिए अगला जो अधिनियम है वह भारत परिषद अधिनियम 1861 है। कौन सा है? भारत परिषद अधिनियम 1861 है। कौन सा है? भारत परिषद अधिनियम 1861 है। तथा विधि निर्माण में भारतीय प्रतिनिधित्व शामिल किया गया। मतलब जो विधि जो निर्माण होता है तो उसमें भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया पहली बार कब? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ठीक। दूसरा है कि मद्रास और मुंबई को पुनः विधायी अधिकार मिला। मतलब जो कि मद्रास और मुंबई को जो क्या कहते हैं बंगाल के अधीन कर दिया गया उसको पुनः क्या मिल गया? अपनी विधायक शक्ति मिल गई। तीसरा पॉइंट है कि पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत, कई बार क्वेश्चन आ गया कि पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। देखिए इसी के तहत भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत ही वायसराय को अध्यादेश शक्ति जारी मिल गई। अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया किसके तहत? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है, याद रखिए कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए विधान परिषद मतलब होता है बंगाल पंजाब वो उत्तर पश्चिम प्रांत, उसी को हम क्या कहते हैं? विधान परिषद। इसका मतलब विधान परिषद। ठीक है, अब देखिए भारत परिषद अधिनियम 1892 एक्सेप्ट कर लिए। अब 92 चलते हैं। देखिए भारत परिषद अधिनियम 1892 में कहता है, इसके कुछ पॉइंट बातें हैं। तो पहली बात, केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद गैर सरकारी सदस्यों की वृद्धि हुई। मतलब गैर सरकारी सदस्य की उसमें वृद्धि की गई। इसके तहत जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थी इसमें गैर सरकारी सदस्यों की वृद्धि की गई 1892 में। निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ। याद रखिएगा पहली बार भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ। प्रश्न पूछने व बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कि किस अधिनियम में भारतीयों को प्रश्न पूछने बजट पर बहस करने का अधिकार दिया? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में प्रश्न पूछने व बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। कई बार पूछा गया। चलिए यहाँ तक पढ़ लिए। अब देखिए अगला, अगला है भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। राइट क्वेश्चन रहेगा कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस परिषद
किस अधिनियम को कहा जाता है? तो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम को पार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं। तो इनमें देखिए क्या क्या बात हुई थी। तो इनके जो बात हुए तो वो हुए थे, इनके तहत जो है भारत परिषद अधिनियम के तहत इनकी 3 बात आपको याद रखना। कौन कौन? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, इनके अलावा कुछ ऐसा लगता है पूछता नहीं है। मतलब कई बार अक्सर पूछा जाता है, अगर इस परिषद अधिनियम से पूछेगा तो यही पूछेगा कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत की गई। केंद्रीय या प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार किया गया। केंद्रीय और जो प्रांतीय विधान परिषद है उसका विस्तार किया गया भारत परिषद अधिनियम 1909 या फिर पार्लियामेंट विस्तार अधिनियम के तहत। कार्यकारी परिषद में भारतीय, पहली कार्यकारी परिषद में भारतीय को जगह किया गया, जो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि उसको मेंबर बने। अब देखिए अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919, मतलब भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड पुराण अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इनके भी 2-3 बात याद रखने को। पहला है कि द्वैध शासन का प्रारंभ होता है, मतलब भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ही द्वैध शासन की प्रारंभ होती है। केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय प्रणाली अपनाई जाती है, मतलब केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय प्रणाली किस अधिनियम के तहत अपनाई जाती है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, जिसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड पुराण अधिनियम कहते हैं। तीसरा, प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी सीमित मताधिकार व पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार, मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचन जो सीमित अधिकार है वो किनके तहत दिया गया हमको? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हम याद रखें। देखिए अगला पॉइंट, अगला अधिनियम हमारा है वह है भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसमें पहली बार कहा गया अखिल भारतीय संघ का गठन किया गया, मतलब अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया। दूसरा है संघीय, प्रांतीय व संवर्ती सूची, जो 3 सूची बनी वो बनी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही बनाई गई। ठीक, अगला पॉइंट जो है वह है प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था की गई, मतलब वहां तक केंद्र स्तर, मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 में कहा गया कि प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था की जाएगी। और अंतिम इंपॉर्टेंट है कि और अंतिम मतलब अगला पॉइंट है कि पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया इसमें भी। और याद रखिएगा संघीय न्यायपालिका व भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। तो ये पॉइंट याद रहे। अब देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो कि देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। इस अधिनियम के तो ब्रिटिश शासन का अंत किया गया। दूसरा, वायसराय व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर को समाप्त कर दिया गया। देशी रियासत को भारत और पाकिस्तान में मिलने की छूट दी, मतलब देशी रियासतों को भारत और पाकिस्तान में मिलने की छूट दी गई। किसके तहत? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। संविधान सभा की संविधान सभा को संविधान निर्माण व अंगीकरण की शक्ति दी गई, किसके तहत? 1947 के तहत। ठीक है, देखिए अब आगे। तो देखिए दोस्तों, ये थे भारत के संवैधानिक विकास, जो कि हम बहुत ही अच्छे ढंग से जो फैक्ट थे, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को हम डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर ऐसे ही आप चाहते हो हमारे चैनल में जैसे सब्सक्राइब कर ले।